नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक है। तो सभी विद्यार्थियों से मेरी अपील है कि अगर आप अभी भी अगर आप पढ़ाई में कुछ आनाकानी कर रहे हो तो आप पढ़ाई में लग जाइए। अभी भी आप अगर पूरी मेहनत से आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और आपसे उम्मीद भी करता हूँ। तो हम जो है कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण जो प्रश्न आंसर देख रहे हैं यहाँ, जो एग्जाम की दृष्टि से जो आपका पेपर लगेगा बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र, उस प्रश्न पत्र में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे या आने की संभावना है, तो ऐसे क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण। तो आप एक कॉफ़ी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा और साथ में आप क्वेश्चंस को नोट भी करते चलिएगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो चलते हैं हम यहाँ। आज हम जो पाठ देखने वाले हैं अपना इतिहास, जो सामाजिक विज्ञान के तहत जो इतिहास पाठ्य पुस्तक चलती है उसमें अपना एक चैप्टर है औद्योगिकरण का युग। तो औद्योगिकरण के युग के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ हम जो देखेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अभी जो दिया गया है तो कुछ रिक्त स्थान देखेंगे, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और देखो कुछ रिक्त स्थान यहाँ जो एग्जाम में आएगा, एक आप यहाँ रिक्त स्थान एक वस्तुनिष्ठ देख सकते हैं और एक अति लघुत्रात्मक। तो इस पार्ट से आपको छोटे क्वेश्चन याद करने हैं इस एग्जाम के लिए, आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम इस चैप्टर से ये देखने वाले हैं आज। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं सर। आप कॉपी में एक बार नोट जरूर कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, या फिर वीडियो अगर एक बार और देख लोगे तो आपको समझ में ठीक से आ जाएगा। आप साथ में याद करते चलिएगा मेरे साथ में। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आप एक बार मेरे साथ भी अगर ठीक से याद करते चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है पूरी। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को छांटता है, क्या कहलाता है? रेशो के हिसाब से ऊन को छांटता है, अलग अलग रेशे छोटे बड़े या ऊन के, तो हम उसको स्टेपलर कहते हैं। ठीक है साथियों, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? स्टेपलर। तो यहाँ ध्यान रख लेना, क्या कहा जाता है? स्टेपलर। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो रेशो को रेशो के हिसाब से ऊन को छांटता है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे हम? स्टेपलर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार ये बताइए साथियों। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार पूछा है कब हुआ है? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार आपके 1764। ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ है? 1764 में। याद रखना है बिल्कुल। आपकी जो पार्ट में जो आविष्कार दे रखे हैं, स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी साथियों जो कि मतलब ऊन कपड़ा बुनने की, ऊन कातने की मशीन थी जो कि बड़ी मात्रा में एक साथ ऊन के धागे कात सकती थी स्पिनिंग जेनी। तो ये ध्यान रखना है, 1764 में इसका आविष्कार किया गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 1854 में प्रथम कपड़ा मिल जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी साथियों? बताइए। आपको इसमें दो प्रश्न याद, एक तो प्रथम कपड़ा मिल, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई। अपना आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम कपड़ा मिल बम्बई में स्थापित हुई थी और कब हुई थी? 1854 में। ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ बताइए। प्रथम कपड़ा मिल, ये भारत की बात है साथियों। कहाँ की? भारत की प्रथम, कौन सी? पहली, भारत की पहली कपड़ा मिल, ध्यान रखना सूती कपड़ा मिल है ये। सूती, सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र के लिए भारत की पहली कपड़ा मिल 1854 में स्थापित हुई थी और कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। याद रह जाएगा, बम्बई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी भारत की 1854 में। अगला प्रश्न है अपने खालिस्तान है। तो पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था, तो ये ध्यान रखना जोबर जो होते थे, जोबर, जोबर, ये जोबर क्या होते थे कि कारखानों में पुराने और विश्वस्त कर्मचारी होते थे, जो कि जो छोटे मोटे कर्मचारी होते थे जिनकी भर्ती यही करते थे, ये कर्मचारियों की भर्ती भी करते थे। मतलब एक व्यक्ति होता था जो विश्वस्त व्यक्ति होता था मालिक का, तो वो क्या करता था कि जैसे
छोटे मोटे मजदूर जो लाने रहते थे वो उनकी भर्ती यही करता था, जॉबर ही। ठीक है साथियों, तो अपना आंसर हो जाएगा जॉबर। अब देखो, अपने पहली कपड़ा मिल देख ली 1854 में बंबई में। अब आपको ये भी बताना है कि पहले जूट मिल कब हुई, 1855 में, और कहाँ पर हुई, बंगाल में। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। बंगाल का एक स्थान था, शायद रिसरा, ऐसे कुछ स्थान था, आप देख लेना एक बार किताब में, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है बंगाल। बंगाल में पहली जूट मिल, ध्यान रखना है, पहली जूट मिल भारत की पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित हुई, बंगाल में। और कब स्थापित हुई, 1855 में। ध्यान रखना, आज भी अगर देखोगे भारत में सबसे ज्यादा जो जूट का उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन आज भी भारत में होता है। तो पहली जूट मिल 1855 में। और हमने देखी थी कपड़ा मिल, पहली कपड़ा मिल इससे एक साल पहले 1854 में। पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में, और पहली जूट मिल 1855 में। और ये कपड़ा मिल कहाँ, कपड़ों की तो जो बनी थी पहली मुंबई में बनी थी, और ये जो बनेगी जूट के लिए बनेगी वो बंगाल में बनेगी। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट में आप करके जरूर बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहली जूट है, जूट का मतलब जो एक रेशा ही होता है साथियों, आपने घर पे भी देखा होगा, रेशे से बनी हुई कुछ बोरी वगैरह ऐसी देखी होगी, तो वो जूट है। जूट एक रेशा है। तो अगर कुछ ये आपके ज्योग्राफी में भी एक पार्ट है रेशे वाली फसलों के, जैसे कि जूट है, कपास है, रेशम है ना, ये सब रेशेदार फसलें। ठीक है ना साथियों, ध्यान रखना। तो पहली जूट मिल 1855 में कहाँ स्थापित हुई है, बंगाल में। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। अब अपना लोहे का और इस्पात का संयंत्र यहाँ पूछ रहा है। और पहला, भारत का पहला लोहा, तो ध्यान रखना, जमशेदपुर। जमशेदपुर, यह पहला लोहा इस्पात संयंत्र था, ध्यान रखना, जमशेदपुर में। ठीक है साथियों, जमशेदपुर में। कहा, आपको नक्शे में भी एक बार जमशेदपुर देखना है कहाँ पर है। मैपिंग के लिए भी आपको याद रखना है, चूंकि मैप भी आपके है सामाजिक में, तो आपको जमशेदपुर मैप के लिए भी याद रखना है। तो पहला लोहे का और इस्पात का संयंत्र जो है अपने यहाँ कहाँ स्थापित हुआ था, जमशेदपुर में। ठीक है, अगला अब हम कुछ एबीसीडी देख लेते हैं यहाँ। स्पिनिंग जेनी अभी हमने देखा था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हमने देखा था। अब ये पूछ रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हारग्रीव्स ने किया था, ध्यान रखना है। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। ये जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाई थी, ध्यान, ये भी आप ध्यान कर लेना। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, ये भी आप ध्यान कॉपी में नोट कर लेना। जॉन के ने किसका आविष्कार किया था, फ्लाइंग शटल। और ये आर्कराइट है, ये पावर लूम का आविष्कार करेंगे। तो आपको अपना प्रश्न, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने। ये प्रथम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई, प्रथम कपड़ा मिल अभी हमने देखी थी बंबई में 1854 में। ठीक है साथियों, पहली कपड़ा मिल कहाँ, 1854 बंबई में। अगला प्रश्न है, भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र अभी हमने देखा था कहाँ पर, पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ, जमशेदपुर। और जमशेदपुर में कब हुआ, 1912 में। तो ये आप क्रम लेते चलना कि पहले कपड़े वाली मिल स्थापित हुई 1854 में, उसके बाद अगले ही साल 1855 में जूट की मिल स्थापित हुई, उसके बाद 1912 में आओगे तो लोहे और इस्पात, इस्पात मतलब स्टील की संयंत्र स्थापित होगा जमशेदपुर में। तो कपड़े का तो स्थापित होगा बंबई में, जूट का स्थापित होगा कलकत्ता मतलब बंगाल में, और लोहे का इस्पात का होगा जमशेदपुर में। अगला है, बुनकरों पर निगरानी करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाते थे, तो ये गुमास्ता होते थे, गुमास्ता। इनको गुमास्ता बोलते थे, जो जो बुनकर जो होते थे, मतलब जो है जैसे बुनकर का मतलब कपड़े बुनने वाले, तो इनको क्या होता था कि जो बुनने के लिए जो कपड़े दिए जाते थे उन पर निगरानी करते थे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे जो अधिकारी होते थे कंपनी के, इनको गुमास्ता बोलते थे। ठीक है ना, क्योंकि ये लोकल भाषा समझते थे, तो ये ध्यान रख सकते थे। ठीक है, इनको गुमास्ता बोलते। अगला है, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल, ये अभी अपना ही गया था। ठीक है साथियों, तो पहली कपड़ा मिल बम्बई में स्थापित हुई थी, कब हुई थी, 1854 में। ठीक है साथियों, अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1854। अगला है, इंग्लैंड में किस दशक में कारखाने खुले गए, तो इस एक्चुअल में ये पूछ रहा है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है और वह कब हुई है, तो बताइए।
इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, ये 1730 के दशक में कारखाने खुलने शुरू हो गए थे साथियों। 1750 के बाद हम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानते हैं, तो ये आप ध्यान रखना है, क्योंकि पाठ का नाम ही औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण का मतलब उद्योगों का बढ़ना। तो ध्यान रखना, एक तो यहाँ, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? इंग्लैंड से। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? इंग्लैंड से। और कब होती है ये ध्यान रखना, 18वीं शताब्दी में। लगभग 1750 के बाद हम 18वीं शताब्दी में जो है इसकी जो मतलब शुरुआत मानते हैं इंग्लैंड से। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है इंग्लैंड से होती है 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखते हैं हम, औद्योगिक क्रांति से पहले विश्व बाजार में किस देश का सूती वस्त्र प्रचलित था? तो ये मतलब यहाँ ध्यान रखना, भारत का, क्योंकि भारत एक ब्रिटिश साम्राज्य के लिए या पूर्व जो यूरोप के जो देश थे उनके लिए एक अच्छा मार्केट था। मतलब कच्चे माल के लिए एक अच्छा, और सूती कपड़ों के लिए भी एक अच्छा मतलब बाजार था यहाँ, क्योंकि अच्छी किस्म की कपास होती थी। लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण आया वहाँ, तो जैसे ही मशीन, चूंकि औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड से होती है, तो इंग्लैंड में जैसे ही मशीनों से बना हुआ कपड़ा मार्केट में आया, तो भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग थे उनका विनाश हुआ। और यहाँ से जो पहले कपड़ा, बना बनाया कपड़ा इंग्लैंड जाता था, अब वो बना बनाया कपड़ा इंग्लैंड से भारत आने लगा, और भारत से इंग्लैंड कच्चा माल जाने लगा। ध्यान रखना है। तो भारत पहले जो निर्यातक की भूमिका में था, निर्यातक का मतलब बेचना, अब वह आयातक की भूमिका में हो गया, मतलब खरीदने वाला हो गया। पहले बेचता था और अब क्या हो गया? खरीदने वाला हो गया। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो औद्योगिक क्रांति से पहले विश्व बाजार में भारत का सूती वस्त्र के मामले में एक प्रमुख स्थान हुआ करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, भाप के इंजन का पेटेंट किसने करवाया? ये ध्यान रखना, हालांकि इस इनसे पहले भाप के इंजन का आविष्कार शायद स्टीफेंसन ऐसे कुछ एक व्यक्ति था, वैज्ञानिक था, उन्होंने किया था, लेकिन जो है वो उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया था। लेकिन इन्होंने क्या कर लिया था, 1871 में जेम्स वाट ने इस इंजन का पेटेंट करवाया था। यानी कि सामान्य रूप से हम मानते हैं कि भाप के इंजन का आविष्कार जो है वो जेम्स वाट ने किया, ऐसा मानते हैं, या पेटेंट करवाया। पेटेंट का मतलब होता है कि अपने नाम का पेटेंट, यानी कि कॉपीराइट ले लेना कि हाँ मैंने ये किया है। ठीक है ना, आज भी ऐसा होता है कि जो कोई नया काम करता है उसको पेटेंट दिए जाते हैं, वो उसी के नाम से फिर जाना जाता है कि हाँ इसी ने किया। तो 1871 में जेम्स वाट ने ऐसा किया। अगला है, भारत के दो बंदरगाहों के नाम लिखिए जिनसे विदेश व्यापार होता था। तो एक तो सूरत और एक हुगली। सूरत वाला तो कहाँ है? गुजरात में, यहाँ से भी विदेशी व्यापार होता था। और हुगली वाला कहाँ है? बंगाल में, वर्तमान के पश्चिम बंगाल में, कोलकाता। तो ये दो बंदरगाह ऐसे हैं जहाँ से विदेशी व्यापार होता था। अन्य भी है, लेकिन यहाँ दो पूछा है तो अपन को दो नाम ध्यान रख। ठीक है ना, सूरत और हुगली बंदरगाह। भारत के दो प्रारंभिक उद्योगपतियों के नाम लिखिए। ये एक तो एक जमशेदजी टाटा और द्वारकानाथ टैगोर, ये नाम ध्यान रखना है। ये तो वही है जमशेदजी टाटा जिसने टिस्को कंपनी स्थापित, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को बोलते हैं हम इसको। तो इनकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने ही की थी। आपने टाटा बिरला का ऐसे नाम सुना होगा, तो वो टाटा यही है, जमशेदजी टाटा। इन्होंने लोह इस्पात कारखाने में काम किया। ठीक है ना। और दूसरा है द्वारकानाथ टैगोर, ये भी उद्योगपति थे। अगला है, आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? आदि औद्योगिकरण, तो कारखानों की स्थापना से पहले की अवस्था। आदि का मतलब, जैसे हम बोलते थे कि आदि मानव, तो आदि का मतलब है पहले से जो चला आ रहा है। ठीक है ना। तो आदि का मतलब, आदि औद्योगिकरण तो नई व्यवस्था है, लेकिन इसके आगे जो आदि शब्द लगा इसका मतलब पहले वाली। तो कारखानों की स्थापना से पहले की जो अवस्था थी उसको हम आदि औद्योगिकरण बोलते हैं। ठीक है ना, जिसमें हाथों से काम किया जाता था। ये गुमास्ता हम यहाँ देख ही चुके, कंपनी के अधिकारी होते थे जो कि बुनकरों पर नियंत्रण करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। इनको वेतन मिलता था इस काम के लिए। ठीक है ना, जैसे आजकल होते हैं ना जो फील्ड में जो चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वैसे। तो ये गुमास्ता क्या होते थे? बुनकरों पर नियंत्रण करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी होते थे गुमास्ता। ध्यान रखना। अगला है,
अमेरिकी गृह युद्ध का भारतीय बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा? ये तो आपको ध्यान रखना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका में जब गृह युद्ध हुआ, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? 1861 से 65 तक, ठीक है ना? 1861 से 1865 तक ये अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। तो एक्चुअल में कहता है कि जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ तो पहले जो कपास अमेरिका से आती थी, यूरोप या इंग्लैंड खास तौर से, तो अब इस दौरान यूरोप से कपास आनी हो गई बंद, और वह कपास कहाँ से आने लग गई? भारत से जाने लग गई। तो भारत में बुनकरों को दिया जाने लगा एडवांस में पैसा कि आप ज्यादा से ज्यादा कपास का उत्पादन करें। लेकिन 1865 में वहां गृह युद्ध खत्म हो गया और वहां से कपास फिर यूरोप आने शुरू हो गई, तो यहाँ से जो कपास जा रही थी अब वो लेना वहां बंद हो गई, कम हो गई। अब लोगों ने तो काफी मात्रा में एडवांस उधार ले लिया था और वह तो कपास करने लग गए थे, लेकिन अब उनकी कपास बिक नहीं रही थी, और बिक भी रही थी बहुत सस्ती। तो इसका प्रभाव बुनकरों पे ये पड़ा। तो अमेरिकी गरीबीकरण कच्चे कपास की कमी के कारण कच्चे माल की आवक क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है ना? कच्चे कपास की कमी के कारण कच्चे माल की आवक क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगला है गिल्ड से आप क्या समझते हैं? गिल्ड्स, गिल्ड का मतलब संगठन होते थे साथियों, गिल्ड्स का मतलब यूनियन। तो यह एक प्रकार के व्यापारिक संगठन होते जो उत्पादन पर क्या रखते थे? नियंत्रण। अब सामान्य भाषा में आज के शब्द में आपने यूनियन शब्द सुना होगा ना, जैसे आप मार्केट जाओगे तो पूरे बाजारों का एक यूनियन हुआ करता है, यूनियन संघ हुआ करता है उनका एक, वह संघ ही तय करता है। तो पहले क्या होते थे गिल्ड्स, ये जो गिल्ड्स है यही कीमत वगैरह तय किया करते थे, ये वो नियंत्रण रखते थे एक तरह। तो यह एक क्या थे? व्यापारिक संगठन होते थे गिल्ड्स, क्या होते थे? व्यापारिक संगठक होते थे जो कि उत्पादन पर नियंत्रण रखते थे, ठीक है ना? तो गिल्ड्स क्या होते हैं? व्यापारिक संगठन जो कि उत्पादन पे क्या रखते थे? नियंत्रण। अगला है, ये स्टेपलर्स भी हमने देख लिया अभी। स्टेपलर्स रेसों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करने वाला स्टेपलर्स होता था। भाई छोटा बड़ा सही या जैसा भी रेसा है उसकी, तो उस हिसाब से उनको ऊन को स्टेपल करता था, तो इनको बोलते थे स्टेपलर्स। जो आपने आज भी स्टेपलर्स का नाम सुनते हो ना, स्टेपल, वैसा ही। तो ये व्यक्ति होते थे, ध्यान रखना। आदि औद्योगिकरण की व्यवस्था की दो विशेषता ये। तो आदि औद्योगिकरण हमने देख लिया था कि मतलब जो नई नई मशीनें आई है उनसे पहले का जो काल जहाँ हाथों से काम होता था, तो ये इस व्यवस्था की दो विशेषताएं आपको, तो व्यापार पर सौदागरों का नियंत्रण होता था और उत्पादन घरों में होता था। मतलब कारखाने नहीं थे, जो भी उत्पादन होता था वो तो घरों में, तो भाई हाथ से किया जा रहा है तो घरों में उत्पादन होगा, और घरों में उत्पादन होगा, हाथ से हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सौदागर होंगे जो आपको कच्चा माल देंगे और आपसे बना बनाया माल आपसे लेके जाएंगे खरीद के। तो ये दो विशेषता ये अपने आद्य औद्योगिक व्यवस्था की, या इसको हम ये भी कहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्व औद्योगिकरण की अवस्था। ये हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा, या ये पूर्व औद्योगिकरण की अवस्था की दो विशेषताएं। तो पूर्व औद्योगिकरण से पहले सौदागरों का नियंत्रण था व्यापार पे, और उत्पादन छोटे पैमाने पर घरों में ही हाथ से होता था। ये भी आप लिख सकते हैं। तो अपना ये हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं, ये देखना आपने, भारत की पहली जूट मिल, ये तो हमने देख लिया, बंगाल में स्थापित होती है भारत की पहली जूट मिल, और कब होती है? 1855 में, ठीक है। आप एक बार पुनः बोलिए भारत की, मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो आप बताइए भारत की पहली सूती वस्त्र मिल, ध्यान रखना, सूती वस्त्र यानी कपड़े वाली, कब होती है? 1854 में। कहाँ पर? बम्बई में, ठीक है, याद हो गया आप। अगला है भारत की पहली जूट मिल 1855, कहाँ पर? बंगाल में, ये भी याद हो गया आपको। अगला हमने पढ़ा था भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना 1912 में, कहाँ पर? जमशेदपुर में। अरे वाह, आपको ये भी याद हो गया, बहुत अच्छा। हाँ, ऐसे ही आप साथ में याद करते करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। वहां जब आप क्वेश्चन उठा के देखोगे प्रथम जूट मिल स्थापित, अरे सर ने तो ये बताया था, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है ना? अगला हम चलते हैं, कोरडिक का अर्थ लिखिए, कोरडिक। तो उत्पादन की एक प्रक्रिया है कोरडिक, जिसमें ऊन या कपास को तो कोरडिक क्या है? उत्पादन की एक प्रक्रिया है, पहला तो यह ध्यान रखना। जिसमें क्या किया जाता है? ऊन या कपास को कताई के लिए क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है, ध्यान रखना है। तो कोरडिक में ऊन या कपास को कताई के लिए क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है, ये कोरडी की व्यवस्था। ये फ्लाइंग शटल हमने देख लिया था। तो फ्लाइंग शटल जो है, पहला तो ये ध्यान रखना है, फ्लाइंग शटल ये मैंने किसका आविष्कार बताया था? जॉन के। जॉन के ने किसका आविष्कार किया था? फ्लाइंग शटल का।
अब इसके आविष्कार से क्या लाभ हुआ? तो एक तो उत्पादन की ये सूत कातने की, रेशे काटने की मशीनें हुआ करती थी साथियों। तो इससे एक तो उत्पादन में क्षमता बढ़ी और श्रम की मांग में क्या है, गिरावट, क्योंकि श्रम की मांग में पहले जो काम 10 लोग करते थे, अब वही काम एक मशीन कर रही है। तो पहले 10 लोगों की जरूरत होती थी श्रम के लिए, अब एक ही व्यक्ति की जरूरत है मशीन चलाने की। तो श्रम की मांग में क्या होगी, कमी होगी। और 10 व्यक्तियों जितना एक मशीन काम करे तो उत्पादन की क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो फ्लाइंग शटल के दो लाभ क्या हुए, एक तो उत्पादन क्षमता बढ़ गई और एक श्रम की मांग में क्या आ गई, गिरावट आ गई। तो ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कुछ देखे हैं इसके। बड़े क्वेश्चन इस अब वर्तमान जो एग्जाम आपकी लगेगी अभी 24 वाली, तो उसमें आपका यही पैटर्न रहेगा, इससे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ये प्रश्न आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। आप ने हमने पिछले भी पार्ट्स के कुछ वीडियो डाल रखे हैं और हम आगे भी ये पूरी जो पूरे पार्टों के वीडियो कोशिश करेंगे डालें जल्दी ही। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना नहीं भूले। और कमेंट भी अगर आप कर सकते हैं, अगर कोई समस्या है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सभी का वीडियो ने पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद।